नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम, जय जिनेंद्र। कैसे हैं आप सभी? खुश होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और मैं ये सोच रही हूँ जो आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उसको भी अच्छे से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। जो भी जहाँ भी जिस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं उसकी दोहराई और आकलन भी अच्छे से कर रहे होंगे। करना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। मैं रेणु जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल नॉकआउट एजुकेशन पर। एक ऐसा मंच जो आपको हिंदी को सरलतम रूप में पढ़ाने के लिए प्रयासरत है, प्रयत्न कर रहा है और अपने प्रयास में कहीं ना कहीं सफल भी है। तो मैं रेणु जैन आपको पढ़ाने के लिए यहाँ हूँ। आप अपनी जो भी समस्या है हिंदी से मिलती हुई या हिंदी से रिलेटेड, उससे संबंधित, आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में डालें। मैं आपकी उस समस्या का समाधान आपको दूंगी। और सारे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हर उस बच्चे तक ये पहुंच पाएगी, विद्यार्थी तक ये पहुंच पाएगी जिसको इसके लाभ की आवश्यकता है। तो मैं रेणु जैन चलती हूँ अपने पाठ समास पर। पहले की 2 वीडियो में समास क्या है, किस तरह से है, बता चुकी हूँ। दूसरी वीडियो में तत्पुरुष समास और उसके 6 भेदों के बारे में बता चुकी हूँ। आज हम बात करेंगे तत्पुरुष समास के कुछ अन्य भेदों के बारे में। कौन कौन से हैं वो अन्य भेद? तत्पुरुष समास के अन्य भेद कितने हैं? 3 हैं। पहला कौन सा है? द्विगु। दूसरा कौन सा है? कर्मधारय। कर्मधारय ऐसे भी लिखा जा सकता है और य के ऊपर भी आ सकता है, ठीक है। और तीसरा कौन सा है? देखिए, नंच तत्पुरुष। नंच तत्पुरुष समास। ये तीनों भी क्या हैं? तत्पुरुष समास के ही भेद हैं, लेकिन अन्य भेदों में। जैसे हम संज्ञा के 2 अन्य भेद भी करते हैं ना, सामूहिक, है ना, उसी तरह से, ठीक है। तो ये तत्पुरुष समास के 3 भेद हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बात करना आवश्यक है क्योंकि मैंने कहा था हम समास कर रहे हैं तो छोटी छोटी मगर महत्वपूर्ण बातों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो एक उदाहरण मैं यहाँ लिख देती हूँ। मैंने समझाया था गुरु दक्षिणा। इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें कि इसका समासिक विग्रह क्या होगा और इसमें भेद कौन सा आता है, ठीक है। इसी के साथ एक और लिख रही हूं, आप बीती। इन दोनों समस्त पद का समासिक विग्रह आप मुझे बताइए और इसमें कौन कौन से भेद आते हैं ये भी मुझे बताइए। उत्तर देना ना भूलें। हिंदी व्यक्तित्व प्रतियोगिता अभी खत्म नहीं हुई है, बट मैंने देखा है पिछले कुछ दिनों में जो मैं वीडियोस आपको डाल रही हूँ उन वीडियोस में आपके कमेंट कम है, यानी कि उत्तर कम है। तो उत्तर अवश्य देना सीखें। अध्यापक का काम आकलन करना होता है और विद्यार्थी का काम उत्तर देकर अध्यापक के आकलन को संतुष्ट करना होता है। तो मैं आशा करूंगी कि मेरी समास के वीडियो के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेंगे, उत्तर देंगे, आकलन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं तत्पुरुष समास के अन्य भेद या उपभेद भी हम इनको कह सकते हैं। अन्य भेद या उपभेद कौन कौन से हैं? द्विगु, कर्मधारय और नच तत्पुरुष समास। तो चलिए हम पहले कौन सा समास करेंगे? कोई बता सकता है किस समास के बारे में बात करें? हम थोड़ा उल्टा चलते हैं। हम बात करेंगे पहले नंच तत्पुरुष समास के बारे में। मैं यहाँ नंबर डाल लेती हूँ या क भाग लिख लेती हूँ। जो भी आपको संतुष्टि दे वो नंबर आप डाल लीजिए, उसी संख्या को उसमें आप लिखिए। नंच तत्पुरुष समास। क्या कहता है ये समास? समास, समासिक पद, ये दोनों एक ही दूसरे के पूरक हैं। देखो, जिस समास में पहला पद, तत्पुरुष समास में खुद में कौन सा पद था? दूसरा पद प्रधान था। लेकिन इसके उपभेदों में कौन सा है? पहला है नंच तत्पुरुष। इसमें क्या है? पहला पद। मैंने बात पूरी नहीं की है, सुन लेना ध्यान से। पहला पद
नकारात्मक हो और इसे नंज तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें तत्पुरुष समास में क्या था, ध्यान से दिख रहा है ना आप सभी को बोर्ड। तत्पुरुष समास में क्या था, दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। और इसके उपभेद नंज तत्पुरुष समास में क्या होता है, पहला पद जो होता है नकारात्मक। नकारात्मक को इंग्लिश में हम नेगेटिव कहते हैं, या नकारात्मक का मतलब जिसमें नहीं आता हो। ध्यान रखिए, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, समझ रहे हो तत्पुरुष समास में। अच्छा, मैं काम करती हूँ, मैं इस तरह साइड में जाती हूँ और फिर बोलती हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए इसमें क्या है, तत्पुरुष समास जो है दिख रहा है ना, उसके अन्य भेद 3 है, द्विगु, कर्मधारय और नंज। और तत्पुरुष समास में खुद में क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। लेकिन इसका पहला उपभेद जो नंज तत्पुरुष समास है, इसमें पहला पद क्या है, नकारात्मक होता है। वापिस आ जाती हूं, इतना आपको समझ में आया होगा कि कौन सा नकारात्मक है। हाँ, अब नकारात्मक कैसे, नकारात्मक कैसे, देखो बहुत सारे शब्द हैं जिनका अर्थ हम नेगेटिव में लेते हैं, नकारात्मक में लेते हैं। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं अनंत, ले लिया ना। इसका अगर हम वर्ण विच्छेद करें तो है जमा न जमा ए जमा तय जमा ए बिंदु है बनेगा, है ना। लेकिन अगर हम इसका समासिक विग्रह करेंगे तो आएगा न अंत, जिसका अंत न हो, अंत हो ही नहीं सकता, तो आगे जाकर वो नेगेटिव पॉइंट अर्थात नकारात्मक सूत्र में ही जाएगा, जिसका अंत न हो। मैंने कहा ना, जिसमें क्या आता हो, नहीं आता हो, मना करने की विधि आती हो, काम ना बनने की स्थिति आती हो, तो अनंत का समासिक विग्रह क्या हुआ, न अंत, अर्थात अंत नहीं है जिसका, वो क्या कहलाता है, अनंत। अनादर में देखो, पहला पद नकारात्मक है, ये रहा पहला पद। अनादर में जिसका न हो आदर, जिसका न हो आदर, वो क्या कहलाता है, अनादर। अनादर मतलब किसी के घर में हम जाते हैं, वो हमें फुल्ली रिस्पेक्ट ना दे तो हमारा मन खराब हो जाता है, हमारे मन में नेगेटिविटी आती है, अर्थात नकारात्मक सोच उसके प्रति, नकारात्मक विचार आते हैं, तो वो क्या कहलाया, अनादर। अनादर में क्या आया, नहीं, मना करने की विधि और नकारात्मक विचार और सोच। नकारात्मक का अर्थ भी नहीं है, मना करना है, तो वो क्या हो गया, न आदर। उदाहरण के लिए हम एक और लिख लेते हैं, अनहोनी, न होने वाली, जो नहीं होगी, होनी, न होनी, न होने वाली। अनहोनी का अर्थ हम यहाँ न होनी अर्थात जो नहीं हो सकती उसके बारे में विचार करते हैं और वही घटना घट जाती है, तो वो अनहोनी होती है ना, अर्थात हमारी सोच के परे कोई घटना घटना, वो अनहोनी कहलाता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब नंज तत्पुरुष समास समझ गए होंगे। इसको मैं अभी मिटा देती हूं और फिर हम चलते हैं कर्मधारय की ओर। कर्मधारय भी बहुत आसान है, बहुत प्यारा है समझने बूझने के लिए। पहले आपको नंज मैंने बताया, चलिए थोड़ा सा पुराना वाला वीडियोस का रिपीट कर लेते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप या संयोग। समासिक शब्द के दो भेद हैं, पूर्व पद उत्तर पद। पूर्व पद कौन सा है, उत्तर पद कौन सा है, मैंने आपको समझा दिया था, वीडियो जिसने देखा है उसने समझा होगा। फिर समास के चार मुख्य भेद, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि। हमने लिया तत्पुरुष, जिस पर अभी भी हम विचार विमर्श कर रहे हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद थे, कौन कौन से, कर्म, कारण, आपादान, संप्रदान, अधिकरण। इनके विभक्ति चिन्ह थे, इन्हीं विभक्ति चिन्हों का लोप तत्पुरुष समास को बनाता है और इन्हीं विभक्ति चिन्हों का प्रयोग तत्पुरुष समास को दिखाता है। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। उदाहरण के लिए अगर मैं
एक उदाहरण से आपको समझा दूं कि पूर्व पद कौन सा है और उत्तर पद कौन सा है। चलिए मैं एक बार बता देती हूँ। उदाहरण लिया है मैंने दानवीर, ये समस्त पद है। समस्त पद अर्थात समास है जिसके कोई टुकड़े नहीं है, जो संक्षेप में हमें दिख रहा है, लेकिन हम इसका क्या करते हैं, विग्रह कर देते हैं। दानवीर, ये हो गया सामासिक विग्रह। अब वीरता उसकी किस में है, दान में है, तो ये दूसरा पद है जो उसकी मुख्य बात को बता रहा है, और ये पहला पद है जो उसकी मुख्य बात का साधन है। इसको हम पूर्व पद बोलते हैं और इसको हम उत्तर पद बोलते हैं। ठीक है, वीरता किस में है उसकी, दान में। दान में तो में आ गया, ये कौन सा हुआ विभक्ति चिन्ह, अधिकरण का, तो ये कौन सा हो गया, अधिकरण तत्पुरुष समास। समझ गए ना, पहला पद, दूसरा पद, पूर्व पद, उत्तर पद, समास पद, समस्त पद, समासिक विग्रह, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आपको बार बार मेरे को लगता नहीं कि दोहराने की आवश्यकता है, उदाहरण के हिसाब से मैंने आपको समझा दिया है कि समास क्या है, समासिक विग्रह क्या है, पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है, और विभक्ति चिन्ह। जब विभक्ति चिन्ह के साथ आए तो वो तत्पुरुष समास है, विभक्ति चिन्ह का लोप हो तो वो भी तत्पुरुष समास है। लेकिन कौन सी विभक्ति चिन्ह आ रहा है उसके हिसाब से वो कर्म है कि अधिकरण है कि संप्रदान है। विभक्ति चिन्ह का भी तो हमारा विशेष है ना, इसके लिए मैंने आपको कहा भी था कर्ता कर्म अर्थात कारक पढ़ लें। चलिए अब हम बात करते हैं नंबर 2, ख संख्या। मैंने कहा था संख्या कुछ भी ले सकते हो, मैंने अपने हिसाब से लिया है। कर्म धार्य अर्थात कर्म को धारण करने वाला, कर्म धार्य समास। तत्पुरुष समास भी बोल सकते हो क्योंकि तत्पुरुष का क्या है, उपभेद है। कर्मधारय समास क्या है, 2 प्रकार का होता है। वैसे कर्मधारय का मतलब क्या हुआ, कर्म को धारण करने वाला। कर्म को धारण करने वाला, हाँ, इस पृथ्वी पर जो भी है, इंसान, पक्षी, पशु, प्रकृति, सब कर्म को धारण करने वाला। ठीक है, मैंने थोड़ा कर्मधारय का एक थोड़ा सा शाब्दिक अर्थ आपके दिमाग में बिठाने की कोशिश की है, आसान तरीके से मैं चाहती हूँ आपको समझ में आए, इसके लिए। अब कर्मधारय के क्या हैं, 2 भेद है, या यूं कहूं कि 2 प्रकार हैं। कर्मधारय के क्या हैं, 2 प्रकार। प्रकार का मतलब भाग भी हो गया, या कर्मधारय को हमने 2 तरीके से विभाजित भी कर दिया है ना। विभाजित किया है तो उसका कोई अर्थ विशेष भी होगा, तभी तो हमने कर्मधारय को 2 प्रकारों में बांटा है। जिसके समस्त पद में, क्यों, इसका कारण क्या है, जिसके समस्त पद में विशेषण, विशेषण पढ़ा है ना आपने, ध्यान होगा, विशेषण, विशेष्य का बोध हो। कर्मधारय को, कर्म को धारण करने वाला। और हमने कर्मधारय का पहला प्रकार क्या बताया है, उसकी पहली भाग में डेफिनेशन क्या है, जिसके समस्त पद में, समस्त पद या था समासिक पद में विशेषण और विशेष्य का बोध हो। क्या आपने विशेषण पढ़ा है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, है ना। मैंने समझाया था, पद परिचय की जब वीडियो बनाई थी उसमें मोटा मोटी मैंने सारा विशेषण के बारे में बताया है। आप एक बार जरूर देखें, एक बार समझें और मुझे अवश्य बताएं क्या आपने पद परिचय को देखा, समझा और जाना। इसके बाद दूसरा क्या है, जिसके कर्मधारय का दूसरा प्रकार, जिसके समस्त पद में उपमेय उपमान का बोध हो। उपमेय और उपमान का जहां बोध होता है वहां रूपक अलंकार होता है, भूलना नहीं। जिसके समस्त पद में, यहां विशेषण विशेष्य था, यहां क्या है, उपमेय उपमान। मैंने उपमेय और उपमान का भी डिस्क्रिप्शन आपको अच्छे से दिया हुआ है, आप अलंकारों को एक बार अवश्य पढ़ें। अलंकारों को पढ़ेंगे, उसमें रूपक अलंकार जहां दिया हुआ है वहां आप अवश्य समझेंगे कि उपमेय उपमान क्या है।
जिस प्रकार विशेषण विशेष्य है उसी प्रकार उपमेय और उपमान है। अब मैंने आपको कर्मधारय के दो प्रकार बता दिए, ये भी बता दिया कर्म का अर्थ क्या होता है, कर्म को धारण करने वाला होता है, और कर्म तो हम सबके अलग अलग है, अर्थात हमारी कार्य प्रणाली, हर जीव की कार्य प्रणाली अलग है। तो मनुष्य होकर भी हम कोई सारे एक ही तो काम धंधा नहीं करते ना, कोई बिजनेस करता है, कोई लोहे का काम करता है, कोई लुहार है, कोई सोनार है, कोई अध्यापक है, सबके अलग अलग काम है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, वगैरह वगैरह। तो हर किसी की अपनी विशेषता है, हर किसी का अपना अपना उपमान है ना। तो हम क्या करते हैं, हम कर्मधारय को अर्थात कर्म को दो प्रकारों में बांट दिया, जिसके समस्त पद में क्या है, विशेषण और विशेष्य, और जिसके समस्त पद में क्या है, उपमेय और उपमान। हमें ये बात समास बनाते वक्त और विग्रह करते वक्त अवश्य याद रखनी होगी कि उसमें विशेषण विशेष्य आ रहा है या उपमेय और उपमान आ रहा है। पता होगा तभी तो हम अच्छे से कर पाएंगे, समझ पाएंगे, जान पाएंगे, और समास विग्रह करना और समास बनाना भी हमारे लिए क्या होगा, आसान होगा। तो कर्मधारय के दो प्रकार, विशेषण विशेष्य, उपमेय उपमान का बोध हो। पहले हम उदाहरण करते हैं जिसमें क्या होगा, विशेषण और विशेष्य का योग होगा, योग अर्थात जुड़े होंगे, तभी तो हम विशेषण विशेष्य को पहचान पाएंगे और समासिक विग्रह कर पाएंगे। उदाहरण क्या है, महात्मा, इसका समासिक विग्रह क्या बनेगा, उत्तर बताइए मुझे, समासिक विग्रह क्या बन सकता है, कोई बताएगा मुझे। वैसे तो इसका समासिक विग्रह ये है, महान है जो आत्मा, ठीक है। अगर हम इसको दो टुकड़ों में विभाजित करें तो क्या बनेगा, महान आत्मा, दो भागों में विभाजित हो गया। तो आत्मा की परिभाषा क्या दी है कि वो महान है। अब आत्मा किस में है, हमारे शरीर में, वो कोई व्यक्ति होगा तो उसकी आत्मा क्या है, प्योर है, प्योर सोल है, पवित्र है, महान है। तो आत्मा की विशेषता क्या है, महान है। तो ये विशेष्य हुआ और ये विशेषण। तो यहाँ कौन सा आ गया, कर्म धारय समास। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे, एक बार मैं साइड में होती हूँ फिर बोर्ड से आपको समझाती हूँ। देखो, महान आत्मा, हमने समस्त पद का विग्रह किया है जिसमें महात्मा क्या है, महान है जो आत्मा। अब महान है जो आत्मा कौन सा समास बनता है, इसको आपको देखना पड़ेगा कौन सा समास बनता है। मैं अभी उत्तर नहीं दूंगी, मैंने कर्मधारय के हिसाब से विशेषण विशेष्य के योग में बता दिया कि ये तो विशेषण है आत्मा और आत्मा क्या है, विशेष्य है, क्योंकि विशेष्य की विशेषता यहाँ है, विशेष्य की विशेषता यहाँ है। विशेष्य की विशेषता क्या है कि वो महान है, विशेष्य क्या है, आत्मा, और उसका विशेषण महान है, महान आत्मा। तो इसमें कौन सा हो गया, कर्मधारय समास हो गया, क्योंकि विशेषण और विशेष्य का इसमें योग है। अब महान और आत्मा है तो इसके बीच में क्या लगाएंगे हम, योजक चिन्ह। तो ये क्या हो गया, कर्मधारय समास। एक और उदाहरण हम इसका कर लेते हैं, शुभागमन। अगर इसका समास हम तोड़ते हैं तो शुभ के लिए गमन, लेकिन कर्मधारय में हमें विशेषण विशेषता बतानी है तो शुभ गमन। समास कौन सा हुआ, कर्मधारय। ठीक है, वैसे कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि समासिक विग्रह इस तरीके से दिया होगा और आपको सिर्फ समझना है। अगर आपके पास इससे जुड़ा ऐसा कोई प्रश्न है जो आपको कर्मधारय है और योजक चिन्ह वाले बहुव्रीहि समास में अंतर स्पष्ट करने को बोल रहा है या अंतर स्पष्ट करना चाहते हैं, तो उस उदाहरण को आप लिख भेजिए, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि उसमें कर्मधारय समास है या बहुव्रीहि। ये दोनों थोड़े मिलते जुलते से हो जाते हैं, मैं उनके अंतर अवश्य स्पष्ट करूंगी, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा इसका पूरा विवरण जान लेते हैं और समझ लेते हैं। इसके बाद मैंने ये तो बताया कि विशेषण और विशेषता में आते हैं, लेकिन अभी उपमेय और उपमान का भी तो हमें वो करना है ना, क्योंकि मैंने कर्मधारय के कितने भेद आपको बोले हैं, दो प्रकार बोले हैं, सॉरी, उपमेय उपमान। उपमेय का उपमान पर बोध होगा, उपमान का उपमेय पर बोध होगा,
है ना। इसका उदाहरण देखिए, उपमेय का अर्थ होता है जिसकी तुलना की जाए या समानता दिखाई जाए। मैंने बताया था उपमेय अलंकार को पढ़ाते वक्त इसका मैंने पूरा विवरण आपको दिया था। तो आप उपमेय और उपमान का पूरा विवरण अगर चाहते हैं तो एक बार नॉकआउट एजुकेशन को सर्च करके सब्सक्राइब करें और अलंकार के वीडियो अवश्य देख लें। उसमें आपको उपमेय और उपमान की पूर्ण परिभाषा मिल जाएगी। देखिए, समझिए, जानिए, बहुत अच्छी चीज है। उपमेय और उपमान का मतलब क्या होता है? तुलना करना, ठीक है, विशेषता बताना, ठीक है, और ज्यादातर किस में आएगा? तुलना में, तुलनात्मक रूप में। आपस में कोई समानता है किसी के अंदर और उस समानता का किसी से हम क्या करेंगे? उसकी चर्चा करेंगे, उसकी तुलना करेंगे, उसका कंपैरिजन करेंगे, वहां क्या आएगा? उपमेय और उपमान। उदाहरण के लिए देखिए, चंद्रमुख, चंद्रमुख, चंद्र को अलग कर दो, मुख को अलग कर दो, इसका क्या बनेगा? चंद्र के समान मुख। किसके समान मुख? चंद्र के समान मुख। अब चंद्र के समान मुख किसका है? चंद्र के समान मुख किसका है? किसी नारी का भी हो सकता है, किसी पुरुष का भी हो सकता है, लेकिन उसकी मुख की तुलना किससे की गई है? चंद्र अर्थात चंद्रमा से। तो वो क्या बन गया? चंद्रमुख। तो यहां भी कौन सा हुआ? कर्मधारय समास। समझ में आया? एक और उदाहरण करें हम। कमल नयन, थोड़ा यहां से मिटा लेती हूं। कमल नयन, कमल के समान है जिसके नयन। यहां सिर्फ तुलना है, नाम नहीं बताना। जब नाम बता देंगे तो समास पलट जाएगा। कमल के समान नयन, कमल नयन। समास कौन सा हुआ? कर्मधारय। समझ में आया? वैसे इसको थोड़ा समझना मुश्किल होगा, लेकिन जब मैं समानता वाले जाऊंगी उसमें, दूसरे वाले समास में, तब आपको कर्मधारय और उसमें भी अंतर स्पष्ट होगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही बता रही हूं। सीखिए, जानिए और समझिए। कर्मधारय, कर्म को धारण करने वाला। अब देखिए, तीसरा है द्विगु। द्विगु बहुत आसान है। द्विगु में क्या होगा, कोई बता सकता है मुझे? जिस समास के पूर्व अर्थात पहले पद पर संख्यावाची विशेषण हो, जिस समास के पूर्व पद अर्थात पहले पद में संख्या आए, या संख्या आए और संख्या क्या हो? उसकी विशेषता हो, संख्यावाची विशेषण हो, वो कौन सा समास कहलाएगा? द्विगु समास कहलाएगा। ठीक है, जैसे चौराहा। अब आप कहेंगे पहला पद कैसे? अलग कर लो, चौ और राह। चौ का मतलब क्या हो गया? चार। राह का मतलब, राह अर्थात रास्ता, अर्थात चार रास्तों का समूह। चौराहा का पूर्ण क्या बनेगा? चार रास्तों का समूह क्या कहलाएगा? चौराहा। चौ यानी कि पूर्व पद, पूर्व पद में क्या है? संख्या। और राह की विशेषता क्या है? कि वो चार है। राह अर्थात रास्ते की विशेषता क्या है? कि वो चार है। तो यहां कौन सा होगा? द्विगु। एक और उदाहरण कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कौन सा करें, कोई बता सकता है? नवग्रह। नव अलग कर दो, ग्रह अलग कर दो। ग्रह तो समझते हो ना, नव का मतलब क्या हो गया? नौ। अब ये क्या है? पूर्व पद है, अर्थात पहला पद है, उसमें संख्या क्या है? नौ। तो इसका पूर्ण विवरण क्या बनेगा? नौ ग्रहों का समूह है। ग्रह की विशेषता क्या है? कि वो नौ है।
तो यहाँ भी कौन सा आएगा? द्विगु। मैं आशा करती हूं कि आपको तत्पुरुष समास के उपभेद 3 नंज, कर्मधारय और द्विगु समझ में आएंगे। पढ़ने लिखने देखने में आसान है। हाँ, आपको कर्मधारय और द्विगु में गणना करने में मुश्किल तब आएगी जब हम अन्य भेद पर जाएंगे, अर्थात बहुव्रीहि पर जाएंगे, तब हमें समझ में आएगा। क्योंकि बहुव्रीहि भी कुछ कर्मधारय और द्विगु की तरह है। वहां हमें इन दोनों भेदों में निष्पक्षता रखनी है। कैसे? जब हम बहुव्रीहि पर पहुंचेंगे तब बात करेंगे। तब तक के लिए तत्पुरुष समास के भेद और उपभेद, इनको अच्छे से जानिए, समझिए, पढ़िए और जो भी प्रश्न आपके मन में इनसे संबंधित उठते हैं उनको कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। साथ ही साथ कहानियां विक्रम बेताल चल रही हैं, वहां भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और जानिए, क्योंकि कहानियों के साथ मैंने कुछ किस्से भी साझे किए हैं, कुछ धार्मिक बातें भी साझे की हैं। जानिए, समझिए, पढ़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सारे सवालों के जवाब मुझसे पाइए। तब तक के लिए मैं रेणु जैन आपसे मिलती हूँ समास के अन्य भेद में। अन्य भेद कौन सा हो सकता है? बहुव्रीहि, अविभाव, द्वंद्व। मैं देखती हूँ कौन सा पढ़ाऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नॉकआउट एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये 4 बातें चैनल के बारे में बिल्कुल मत भूलें। साथ ही साथ मैं रेणु जैन बहुत आभारी हूँ जो भी इस चैनल को देखते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले उसके लिए शेयर करना आवश्यक है। धन्यवाद।